आज हम 10वीं क्लास के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं उन पे चर्चा करेंगे। ये सभी प्रश्न जो यहाँ पे लिखे हैं ये कभी न कभी बोर्ड में आए हैं यहाँ पे एग्ज़ाम के अंदर, और बहुत कुछ प्रश्न तो यहाँ से ऐसे हैं जो अक्सर 1 साल बाद या 2 साल बाद बोर्ड के पेपर में जो है रिपीट होते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। आज कुल 8 प्रश्न यहाँ पे हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये अधिकतर उन प्रश्न जो है वहाँ उन टॉपिक से उठाए गए हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी कि धातुओं के भौतिक गुण हैं, फिर अधातुओं के भौतिक गुण हैं और धातुओं के रासायनिक गुण, उन्हीं से जुड़े हुए कुछ सवाल है जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए एक करके सभी सवाल को लेते हैं और हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला सवाल, ये आपकी पाठ्यपुस्तक का प्रश्न भी है कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। अब देखिए जो सोडियम है, अब इसका जवाब देखिए किस तरह से, मैं पहले समझाता हूँ फिर हम लिखेंगे कैसे वो बताता हूँ आपको। देखिए सोडियम जो है वो बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील धातु है, हाईली रिएक्टिव, बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातु है। यदि आप इसे खुला छोड़ देंगे बाहर वायु में, जैसे आम धातु से मैं लोहे का टुकड़ा है या मेरे पास कुछ और धातुएँ हैं, चांदी है, सोना, मैं इसे बाहर अगर रखता हूँ तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर सोडियम की बात करें, सोडियम को यदि हम बाहर छोड़ते हैं तो इतनी अभिक्रियाशील धातु है कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन मौजूद है ये उसी से अभिक्रिया कर लेगी, और सोडियम जो अभिक्रिया करके क्या बना देगा, सोडियम ऑक्साइड बना देगा। तो उसकी प्रकृति बदल गई अब। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि सोडियम को हम एक ऐसे पदार्थ में रखना चाहते हैं जिससे उसका वायु से या नमी से संपर्क टूट जाए। देखो नमी से भी अगर संपर्क आएगा तो सोडियम में आग लग जाएगी, क्योंकि सोडियम जब जल से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब हाइड्रोजन गैस और ये अभिक्रिया इतनी ज़्यादा ऊष्माक्षेपी है कि इतनी ऊष्मा निकलेगी, जो हाइड्रोजन गैस बन रही है उसमें आग लग जाती है। तो इसलिए हम सोडियम को कभी पानी में भी नहीं डाल सकते, उसको वहाँ भी रखा नहीं जा सकता। तो सबसे सुरक्षित चीज़ है जो रखने के लिए सोडियम को, वो है केरोसिन, या फिर इसे हम पैराफिन वैक्स या मोम में लपेट कर रखते हैं। जो हमारी प्रयोगशालाओं में जो सोडियम आता है वो अक्सर मोम के अंदर लिपटा हुआ होता है, या फिर वो इसमें केरोसिन में डुबोकर उसको रखा जाता है। तब उत्तर क्या बना कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखते हैं, क्योंकि खुला रखने पर, खुला छोड़ देने पर सोडियम वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और क्या बना देगा, सोडियम ऑक्साइड। इसलिए हम इसको केरोसिन में डुबोकर रखते हैं ताकि वायुमंडलीय गैसों का संपर्क जो है इससे टूट जाए। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि प्लैटिनम का और सोने का उपयोग जो है वो आभूषण बनाने में किया जाता है। अब देखिए प्लैटिनम भी जो है इसको हम वाइट गोल्ड भी कहते हैं, और सोना जो है आपको इसका पता ही है, इसके हम आभूषण जो है वो बनाते हैं। अब देखिए आभूषण बनाने के लिए कुछ शर्तें हैं, मैं समझता हूँ किसी धातु के लिए, अगर वो पूरी करती हों तो फिर हम उसका उपयोग जो है आभूषण बनाने में कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए अब लोहा भी एक धातु है, सोना, चांदी और प्लैटिनम एक धातु है, हम लोहे के आभूषण नहीं बनाते हैं। अब देखिए इसके पीछे कारण क्या है कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कि एक तो जो लोहा है वो बहुत ही कंपैरेटिवली सोने की तुलना में या प्लैटिनम की तुलना में ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो बड़ी जल्दी अभिक्रियाशील उससे अभिक्रिया हो जाएगी। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है या नमी है या कार्बन डाइऑक्साइड है या अम्ल है उससे अभिक्रिया करके वो संक्षारित हो जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है कि वो अगर हम देखें यहाँ पे कि वो आघातवर्धनीय भी होना चाहिए, यानी कि हम उसकी पतली तारें भी बना सकें और उसकी चादरें बनाकर हम उसको आभूषण में बनाने में उसको ढाल सकें। फिर उसमें चमक होनी भी ज़रूरी है। तो ये सभी गुण जो है कि धातु जो है वो कम अभिक्रियाशील भी हो, धातु जो है वो आसानी से संक्षारित भी ना हो, धातु जो है आघातवर्धनीय भी हो, तन्य भी हो और उसमें धात्विक चमक भी हो। तो ये जब सारे गुण जो धातुएं जो पूरा करती हैं उसका प्रयोग हम धातु आभूषण बनाने में कर सकते हैं। और ये शर्तें प्लैटिनम और सोना जो है बड़ी सरल तरीके से करते हैं। तो प्लैटिनम की बात करें, सोने की बात करें, चांदी की बात करें, ये तीनों धातुएं जो है बहुत कम अभिक्रियाशील हैं। अब देखो अब कम अभिक्रियाशील है, वरना तो कोई अगर मान लो अपने आभूषण बना दिए कैसे धातु के जो बहुत अधिक अभिक्रियाशील है, वो तो हवा के साथ संपर्क करके काली पड़ जाएगी या उस पर कोई परत चढ़ जाएगी तो चमक खो देगी। तो वो कम, ये तीनों धातुओं की बात करें, प्लैटिनम, सोना, इसमें चांदी भी आप जोड़ सकते हैं, ये तीनों ही क्या है, बहुत कम अभिक्रियाशील हैं। तीनों ही जो है वो संक्षारित नहीं होती बड़ी आसानी से, तीनों ही जो है आघातवर्धनीय हैं और तन्य हैं, और तीनों में ही जो है धात्विक चमक जो है वो पाई जाती है। और यही कारण है कि इनका उपयोग जो है हम आभूषण बनाने में करते हैं। तीसरी बात करते हैं कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, इसके उदाहरण आपको पता होने चाहिए। देखिए जब हमने धातुओं की ऑक्साइड से अभिक्रिया पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया कि धातुएं जो हैं वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं और धातु ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। और मैंने वहाँ पे एक बात और एक लाइन आपको बताई थी कि धातु जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन अब ध्यान रखिए कि सभी धातु ऑक्साइड जो क्षारीय प्रकृति के नहीं होते, कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जिनकी प्रकृति क्षारीय भी होती है और अम्लीय भी होती है। तो ऐसे जो धातु होते हैं उनको हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यानी उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से हुए, वे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति दर्शाते हैं।
आमतौर पर जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारीय। लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे हैं, जैसे उदाहरण यहाँ पे है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो क्षारीय प्रकृति भी है इसकी और अम्लीय प्रकृति भी है। जिंक ऑक्साइड जो है इसकी क्षारीय प्रकृति भी है और अम्लीय प्रकृति भी है। तो ऐसे धातु के ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की प्रकृति दर्शाते हैं उनको हम बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। उदाहरण आपके पास है एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 5वां प्रश्न है, धातु में विद्युत की चालक क्यों होती हैं। देखिए किसी भी ठोस पदार्थ में हमारा प्रश्न है धातु में विद्युत की सुचालक या फिर चालक क्यों होती हैं। तो अब ये भी ध्यान रखिए, किसी भी वस्तु को चालक बनने के लिए उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का होना बड़ा ज़रूरी है, खास तौर पर जो ठोस वस्तुएं होती हैं। जब ठोस वस्तुएं यानी सॉलिड कोई हमारे पास मेटल है, धातु है, उसमें को यदि चालक बनना है तो उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो होने आवश्यक हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है वही क्या है, उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। अगर किसी तार में से इलेक्ट्रॉन बह सकते हैं तो हम कहते हैं कि ये तार जो है विद्युत की चालक है, क्योंकि उसमें से विद्युत धारा बह रही है और इलेक्ट्रॉन का बहना ही जो है विद्युत धारा को जन्म देता है। अब ये जो धातुएं होती हैं इन सभी में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पाए जाते हैं, जिसकी वजह से धातुएँ जो हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से लाइन में इसका उत्तर दे सकते हैं कि धातु विद्युत की चालक क्यों होती हैं, क्योंकि धातुओं में मुक्त या फिर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो विद्युत का चालन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अधातुएं विद्युत का चालन क्यों नहीं करती। अधातुएं विद्युत का चालन इसलिए नहीं करती क्योंकि अधातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। धातुओं में पाए जाते हैं तो विद्युत की चालक होती हैं, अधातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते तो ये विद्युत की कुचालक होती हैं। नेक्स्ट देखिए, एक्वा रिजिया क्या है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शायद किताब में भी होगा आप लोगों की। अब इसमें देखिए जो एक्वा रिजिया है ये इसमें हम 2 प्रकार के अम्ल मिलाते हैं। पहले तो ये ध्यान रखिए, एक्वा रिजिया ये शब्द है एक्वा रिजिया, इसमें हम 2 प्रकार के अम्लों को मिलाते हैं, 2 प्रकार के अम्लों का मिश्रण है। पहला है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दूसरा अम्ल है सांद्र नाइट्रिक अम्ल। तो एक्वा रिजिया 2 अम्लों का मिश्रण है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल। लेकिन कितना कितना, इसके अंदर 3 हिस्से जो हैं वो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिलाए जाते हैं और 1 हिस्सा जो है वो सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिलाया जाता है। यानी कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 हिस्से और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 1 हिस्सा, यानी कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 3 पार्ट्स और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का 1 पार्ट जब आपस में मिलता है तो वो क्या बनाता है, एक्वा रिजिया। अब देखिए दोनों अगर हम अलग अलग लें, यानी कि सांद्र HCl लें, इसमें भी एक क्षमता नहीं है कि सोने को गला सके। नाइट्रिक अम्ल अगर हम सांद्र लें, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक अम्ल लें, उसमें भी एक क्षमता नहीं है कि वो सोने को गला सके। लेकिन जब इन दोनों का ये मिश्रण हम लेते हैं, 3 हिस्से इसके और 1 हिस्सा इसका, तो इन दोनों में के मिश्रण की ये क्षमता बन जाती है कि वो सोने को भी गला सकता है और इसी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, एक्वा रिजिया। तो एक्वा रिजिया क्या है, 3 हिस्से सांद्र सल्फ्रिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 हिस्सा जो है सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है, एक्वा रिजिया। और इसमें सोने को गला देने की तक की क्षमता भी होती है। नेक्स्ट देखिए, धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है। अब देखिए सक्रियता श्रेणी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम अगला धात्विकी जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें से ये उसी पर आधारित होगा। ये प्रश्न जो है उसको आगे हम इसी को जो है शुरू करके वहाँ तक पहुँच सकेंगे। अब सक्रियता श्रेणी क्या है, देखिए सभी बहुत सारी धातुएं हमारे पास हैं। अब सभी की हमने बात की, जब हमने रासायनिक गुण पढ़े तो कुछ धातुएं बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती है, कुछ कम होती हैं, कुछ उससे कम होती है, कुछ बहुत ही कम होती है। अत्यंत अभिक्रियाशीलता जो है इनकी बहुत ही अधिक होती है, कईयों की बहुत कम होती है। तो जब आप सभी धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में लगा लेते हैं तो जो पूरी श्रेणी तैयार होती है उसको बोलते हैं हम सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज़। यानी कि हम एक पूरी श्रेणी बना लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं, जिसमें सब उस लिस्ट में सबसे ऊपर किसको रखा जाता है, ऐसी धातु को जो सबसे अधिक रिएक्टिव या फिर अभिक्रियाशील है। उसके नीचे किस धातु को रखे हैं, जो उससे कम अभिक्रियाशील है। उससे नीचे उस धातु को रखा है जो उससे कम अभिक्रियाशील है। तो जो पूरी श्रेणी तैयार होती है उसी को हम धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं, ऐसे का सक्रियता श्रेणी बनाएं तो सबसे ऊपर सक्रियता श्रेणी में पोटेशियम को रखा गया है। यानी कि सभी धातुओं में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है, पोटेशियम। उससे कम कौन है, सोडियम। उससे कम कौन है, कैल्शियम। उससे कम कौन है, मैग्नीशियम। तो ये इस तरह कोई इधर को बना के दिखाई है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है। बीच में कहीं पे हाइड्रोजन भी है, ध्यान रखिए। और फिर हाइड्रोजन के बाद जितनी भी धातुएं हैं ये सारी अत्यंत कम अभिक्रियाशील हैं।
लेस रिएक्टिव हैं। इसमें हमारे पास कॉपर है, तांबा है, यानी कि मरकरी है, फिर चांदी और फिर सोना है। ये सारी धातुएं जो हाइड्रोजन से नीचे रखी जाती हैं अभिक्रियाशीलता श्रेणी में, वो बहुत ही कम अभिक्रियाशील होती हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट थे। आई एम श्योर कि आप सभी को समझ आ गए होंगे। थैंक यू।